तो सभी को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? देखो, अब आपको वीडियो पूरी दिखाई दे रही होगी। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। अरे यार। ओके, आई होप आप सभी लोगों को मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही होगी। तो आज आज हाँ, बिहार करंट अफेयर्स होगा। देखिए, कुमार गुप्त ने 425 ईस्वी या 435 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। और नालंदा विश्वविद्यालय में, ठीक है, हाँ, नालंदा विश्व, एक मिनट, ऑफिस से फोन आ रहा है, एक मिनट, अभी अटेंड कर लो। आज आपके बिहार का करंट अफेयर्स है। तो नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय को आपका जो है, भारत सरकार ने संसद द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान बनाने की शुरुआत करी है। नालंदा जिले में प्राचीन जो नालंदा विश्वविद्यालय का जो कैंपस था, वहां पर एक नया आपको बनाया है। तो ध्यान रखेगा, 29 अप्रैल 2023 को, ठीक है, जो नीति आयोग के पहले, क्या कहते थे, सीईओ थे या उपाध्यक्ष थे, जिनका नाम था अरविंद पनगड़िया, इनको बिहार के नालंदा जिले में जो के है, इसका क्या बनाया गया है, वाइस चांसलर बनाया गया है। ओके, क्या बनाया गया है, वाइस चांसलर इसको घोषित किया गया। सही से दिख नहीं रहा, एक सेकंड रुक जाओ, ये दिखना तो चाहिए सही से। हाँ, अब दिखाई दे रहा है सही से? अभी भी नहीं दिखाई दे रहा?
रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, करता हूँ सही करता हूँ। अब हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको ये दिखेगा, मैं इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो, अब आपको अच्छे से ये दिखेगा ही। ठीक है, अब तो दिख रहा होगा अच्छे से। अरे यार थोड़ा शांत रखा करो। ओके, अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि 29 अप्रैल ओके 2023 को भारत सरकार द्वारा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री यानी जो हमारे फेमस इकोनॉमिक्स थे, इकोनॉमिस्ट अरविंद पनगड़िया जी को बिहार के नालंदा जिले में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय का क्या बनाया गया है, उपाध्यक्ष बनाया गया है, सॉरी कुलपति यानी वाइस चांसलर इनको नियुक्त किया गया है। अब जरा ध्यान रखिएगा, जो चीज है, ये जो आपके अरविंद पनगड़िया जी हैं, ठीक है, ये तो आप लोगों ने लिख लिया कि अगर पूछा जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय के नए उपाध्यक्ष कौन बने, तो अरविंद पनगड़िया लिख लीजिएगा। उपाध्यक्ष ने कुलपति कौन बने हैं या वाइस चांसलर कौन बने हैं। ये जो अरविंद पनगड़िया जी हैं, ये जो आपका नीति आयोग बनाया गया था 2014 में, ठीक है, उसके ये क्या थे, पहले फर्स्ट वाइस चेयरमैन, क्योंकि जो नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं वो तो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो ये नीति आयोग के फर्स्ट वाइस चेयरमैन है। और जो ये नालंदा विश्वविद्यालय आपका बनाया गया है, ये एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है। क्या है, अंतरराष्ट्रीय संस्थान है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, यानी अंतरराष्ट्रीय संस्थान है। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखो एक चीज आपको यहाँ पर देखो, उल्लेखनीय है, बिहार के नालंदा जिले में स्थित प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर में ही, जो आपका अभी का परिसर है, उसी में ही नवस्थापित विश्वविद्यालय, ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, और ये विदेश मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ओके, जब ये आपके विदेश मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। अभी देख लो, ये तो पीडीएफ में आपको दे ही दूंगा, आप लोगों को पता है। ठीक है, अभी देखो करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस भी हैं, और जितना आप लोग सही से इसे समझोगे उतना बढ़िया है। ठीक है, कुलाधिपति मींस मैम वाइस चांसलर, ओ सॉरी सर, वाइस चांसलर। ओके, हाँ, लिख के पढ़ना है आप लोगों को, लिख के ही पढ़ना है आप लोगों को। मैं लिख के पढ़ा सकता हूँ, तो ये मैंने बहुत सारी स्लाइड बना रखी हैं। सीरियसली आप लोगों को लिख के पढ़ना है, वैसे ज्यादा अच्छा लगता है आपको। देखिए कीर्ति मैम, आपकी बात बिल्कुल सही है कि एमसीक्यू करा दो, लेकिन डायरेक्ट एमसीक्यू भी नहीं कराया जा सकते जिनके बारे में हमें जानकारी ना हो। चलो आज ना आप पीडीएफ से पढ़ लो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको लिख के पढ़ा दूंगा, ठीक है। स्लाइड में ऊपर से निकल जाता है, एमसीक्यू में भी ऊपर से ही निकलेगा जब तक पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, देखो पीपीटी से पढ़ाने में मेरे को तो बहुत आसानी है, सीरियसली। हाँ सुल्ताना मैम, ये आपकी एकदम बहुत ही सोलाने सच बात है। तो चलो लिख के देखो, एक चीज मैं बताऊं आपको, मेन चीज क्या है, सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन लेने के लिए आपको जो करना पड़े आपको वो करना है। ये पीडीएफ मैं आपको अभी दे रहा हूँ, इसको आप डाउनलोड कर लो पहले तो, ठीक है, कि आपको इसमें कुछ क्वेश्चन भी हैं, इसमें लास्ट में क्वेश्चन भी हैं। ये पीडीएफ तो मैं आपको अभी दे रहा हूँ, इसी क्षण दे रहा हूँ, ठीक है। पीडीएफ तो मैं आपको इसी क्षण दे रहा हूँ।
एक्चुअली ना मैं भी ना थोड़ा पुराने जमाने का हूँ। मेरे को भी ना अजीब सा लगता है बिना उसके पढ़ाना। ठीक है। हाँ, लिखवाते हुए समझाऊंगा ना। हाँ, कोई बात नहीं। अरे यार ये तो थोड़ा आज मेरे पैर में ना घुटने में दर्द हो रहा है, इस वजह से ऐसे पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो बोर्ड से ही पढ़ाता। पता नहीं क्या हो गया, दर्द हो रहा है इस वजह से। ये मैंने पीपीटी भेज दी है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। और साथ साथ नोट करते हैं ना तो वो दिमाग में बैठता है एक्चुअली। ठीक है। जब साथ साथ नोट करते हैं ना तो वो दिमाग में बैठता है एक्चुअली, ये दिक्कत है। अरे कोई बात नहीं सर, आपकी बात सर आंखों पर। ठीक है। तो शुरू करते हैं हम। तो ये अभी मैं जो आपको करा रहा हूं ये मई 2023 का है, बिहार करंट अफेयर्स। ठीक है, मई 2023। अच्छा, तो इसमें सबसे पहले लिखिएगा। अब यहाँ पर दरअसल क्या होगा ना, यहाँ पर इंग्लिश हिंदी का पंगा नहीं रहेगा ना, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में लिख दूंगा। तो पहला जो है वो लिखिएगा। पहले हिंदी में लिख रहा हूँ। अरविंद। एक तो यार ये मेरा, मैंने स्मार्ट वॉच ले रखी है। अरविंद पनगड़िया। पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया बने नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय। पहले मैं क्वेश्चन ही बना रहा था इसके, आपको जो है ना इस पीडीएफ में देखिएगा, क्वेश्चन भी इसमें मैंने रखा है। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति। कुलाधिपति का मतलब होता है वाइस चांसलर। अच्छा, वाइस चांसलर क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि नहीं यार, ये कुलाधिपति तो नहीं, ये तो चांसलर बने हैं। अगर वाइस चांसलर लिखा होता तो उप कुलपति लिखा होता। तो इसको जरा इंग्लिश में लिखिएगा। अरविंद पनगड़िया became became the chancellor। क्योंकि ये राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं है, ये नालंदा विश्वविद्यालय। became the chancellor of नालंदा। नालंदा यूनिवर्सिटी। जो राज्य सरकार के अंतर्गत आएगा वहां पर आपका उपकुलपति होगा। ठीक है। अब ये कब बने आपके? ये बने हैं 29 अप्रैल 2023 को। ठीक है, 29 अप्रैल 2023 को ये उपकुलपति बने हैं। अच्छा, ये मैंने इनके बारे में एक चीज लिख लीजिएगा। ये नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग के, सॉरी ये इंग्लिश में लिख रहा है। नीति आयोग। नीति आयोग आपका कौन से सन में बना था? 2014 में बना था। ठीक है, नीति आयोग आपका कब बना था? 2014 में बना था। तो उसके क्या थे? ये पहले उपाध्यक्ष थे, फर्स्ट वाइस चेयर, चेयरमैन भी इनको है। और इनको पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है, पद्मश्री। पद्मश्री पुरस्कार जो है भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक है। और अमेरिका की पद्मश्री नहीं, पद्म भूषण मिला हुआ, सॉरी। पद्म भूषण ये तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, भूषण। ठीक है। और दूसरी चीज ध्यान रखेगा, यूएसए की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र के ये प्रोफेसर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आपको लिखनी है कि ये जो न्यू स्टेब्लिश्ड, स्टेब्लिश यानी नव स्थापित आप लिख सकते हैं। न्यू
एस्टैब्लिश्ड नालंदा यूनिवर्सिटी जो है, नालंदा यूनिवर्सिटी यानी नव स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय, ये आपको किसने इसकी स्थापना करी है? भारत एक संसदीय संसद के अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। संसद के अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना की गई है, यानी पार्लियामेंट्री एक्ट। ठीक है, पार्लियामेंट्री एक्ट। और ये जो है एक राष्ट्रीय महत्व का, ठीक है, राष्ट्रीय महत्व का, थोड़ा पेन पतला कर देता हूँ यार, राष्ट्रीय महत्व का अंतरराष्ट्रीय संस्थान है। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व का एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान है। राष्ट्रीय महत्व का अंतरराष्ट्रीय संस्थान है। और इस नालंदा विश्वविद्यालय का जो संचालन है, ध्यान रखिएगा, इसका जो संचालन है वो भारत का विदेश मंत्रालय करेगा। इसी वजह से ये राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं आता है। इसका जो संचालन है भारत का विदेश मंत्रालय इसकी क्या करेगा? संचालन करेगा, यानी उसके अंतर्गत ये कार्य करेगा। ठीक है, ये मैं अपनी इमेज हटा देता हूं ताकि आप लोग उसे लिख लीजिएगा। हिंदी में क्या है भाई? अरे ये यही तो लाइन लिखी है, इतना बिल बिलाया मत करो भाई। मास्टर बनने वाले हो, अंग्रेजी और हिंदी का दोनों का ज्ञान होना आपको जरूरी है। और आप तो बिहार का, इस भारत का भविष्य तय करने वाले हो, तो चीजों को सीखा करो ना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका न्यू स्टैब्लिश नालंदा यूनिवर्सिटी यानी नव स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय, ये एक पार्लियामेंट्री एक्ट यानी संसद के अधिनियम के द्वारा इसको बनाया गया है। मेरी आवाज और वीडियो आप सभी को दिखाई दे रहा है? देखो, क्योंकि मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को संचालन, अच्छा हाँ बिल्कुल, मतलब इट विल बी वर्क अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ओके, इट विल बी, ओके, इट विल बी वर्क अंडर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। जिनको कोई भी वॉइस नहीं आ रही है वो उनका नेटवर्क का प्रॉब्लम है। ठीक है, एक सेकंड में जरा है इन्हें मैसेज भेजो, री लॉग इन करने के लिए कह देता हूँ, क्योंकि मेरी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिनको नहीं दिखाई दे रहा है या नहीं सुनाई दे रहा है ओके। हम्म, चलो, देखिए मेरे से बहस ना करें कि हिंदी पढ़ाना होगा, या क्योंकि आपको कभी ना कभी तो अंग्रेजी तो पढ़ानी ही पड़ा होगा। ओके, यहाँ बहसबाजी मत करा करो, अपना पढ़ने आते हो पढ़ाई करा करें, उससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, अच्छा, इस बार लिखेगा दूसरा पॉइंट, पहली बार मछली उत्पादन, पहली बार, ये इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के आंकड़े आपसे पूछे जाते हैं। पहली बार उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ बिहार, पहली बार उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ बिहार, 6.46 लाख टन मछली उत्पादन हुआ। ठीक है, हुआ उत्पादन। पहले आंध्र प्रदेश से 800 करोड़ की मछली खरीदनी पड़ती थी। ठीक है, तो इसमें लिखेगा फर्स्ट टाइम, अंग्रेजी में फर्स्ट टाइम बिहार became independent
इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ठीक है, इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बाय टोटल प्रोड्यूस ऑफ total produce of 8.46 लाख टन्स, ठीक है। तो पहली बार बिहार में, अगर देखें तो बिहार की जो सालाना जरूरत है, बिहार की सालाना जरूरत जो है आपका, कि कितनी मछलियां आपकी मतलब खाई जाती है, यानी बिहार एनुअल एनुअल रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट तो वो कितनी है बिहार की? 8.0 लाख टन। बिहार में इतनी मछली खाई जाती है, ठीक है। तो इस वजह से बिहार में जो उत्पादन होता था पहले, वो वो जो होता था बिहार में उत्पादन, वो 7 लाख के करीब होता था। तो इस वजह से ना, ओके, हाँ, नहीं, 6 तो मैंने कहीं नहीं बोला, मैंने 8 लाख 46 टन हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, वो मेरे मुंह से हुआ, 8 लाख 46 टन हो गया, ठीक है। और आपका 8.02 लाख टन इसकी रिक्वायरमेंट होती थी, लेकिन बिहार में जो आपका एक तरीके से वो बोले प्रोडक्शन होता था पिछले साल 2021 की बात, तो 7 लाख के करीब था। तो 1,55,000 टन आंध्र प्रदेश से हमने क्या करा, उसे हमें मंगाना पड़ता था खरीद के, ओके। चलो। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार में सबसे ज्यादा जो मछली का उत्पादन है वो कौन से जिले में हुआ, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मधुबनी जिला, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट जो है, इसमें सबसे ज्यादा मछली उत्पादन हुआ। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में जो मछली का कुल उत्पादन है वो 88.96 हजार टन, ठीक है, हजार टन उत्पादन हुआ। तो अगर आपसे प्रश्न इस तरीके से आए कि बिहार के कौन से जिले में सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन हुआ है, ठीक है, ओके, ठीक है। अब आई होप आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। लिख लिया सभी लोगों ने? चलो, अब आगे बढ़ते हैं और आगे की बात करते हैं। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण मेरे को न्यूज लगी वो ये है, मिशन परिवर्तन। चलिए, आप में से कितने लोग जानते हैं मिशन परिवर्तन किस से संबंधित है? मिशन परिवर्तन, हॉस्पिटल से रिलेटेड भी कह सकते हो। ये दरअसल आपका मेडिकल कॉलेज, ठीक है, मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, दरअसल जहां पर भी मेडिकल कॉलेज होता है वो हॉस्पिटल ही होते हैं। हाँ, सेम कलर तो है, लेकिन सेम कलर के अलावा और भी चीज है इसमें, ठीक है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेडिकल कॉलेज और जो हॉस्पिटल हैं बिहार के, ठीक है, ये आपकी बात है, इसको जो है 4 मई 2023, ठीक है, 4 मई 2023 को बिहार के जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, उप मुख्यमंत्री जिन्हें हम बोलते हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्रीमान तेजस्वी यादव जी, तेजस्वी, आप में से कई लोग तो मिले होंगे इनसे, तेजस्वी यादव जी, ठीक है, इन्होंने राज्य के सभी,
ठीक है, राज्य के सभी कॉलेज, कॉलेज जो हैं यानी मेडिकल कॉलेज, ठीक है, के लिए 60 दिनों का पुनरुत्थान, ठीक है, पुनरुत्थान, ये मैंने पुनरुत्थान गलत लिख दिया, उत्थान कार्यक्रम है, ठीक है, कार्यक्रम यानी एक तरीके से आपके जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं बिहार में, ठीक है, जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, ठीक है, हाँ हाँ वही है, बहुत बुरा हाल जो भी है, अब उस चीज को छोड़िए, मैं तो आपको करंट अफेयर के, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो इंग्लिश में है, एक तरीके से री डेवलपमेंट, रीडेवलपमेंट प्रोग्राम, रीडेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर स्टेट मेडिकल, मेडिकल कॉलेज, ठीक है, स्टेट मेडिकल कॉलेज विद इन 60 डेज, ठीक है, अब ये पता नहीं कि 60 दिन में पूरा हो पाएगा या नहीं, विद इन 60 डेज। अब इसमें आपका क्या क्या काम इन्हें करना होगा, ठीक है, तो एक तो मरीज फ्रेंडली बनाना, मरीज फ्रेंडली, अब जैसे कई हॉस्पिटल में जाता है कहाँ क्या मिलना है, यहाँ पर मरीज फ्रेंडली, तो यहाँ पर आपकी एक डेस्क बनाई जाएगी जहाँ पर लिखा होगा मैं क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, ठीक है, और कॉलेजों में अनुशासन, कॉलेजों में एक चीज मैंने सुनी है, कहते हैं बिहार में जो कॉलेज है वो काफी देर में रिजल्ट देते हैं, क्या ये बात सही है? कॉलेजों में अनुशासन यानी अनुशासन के लागू करना, कॉलेजों में अनुशासन लागू करना, फिर आपका साफ सफाई, खैर ये तो दिल्ली में भी नहीं होती होगी तो बिहार में कहाँ से होगी ये, ठीक है, और इसमें हॉस्पिटल वालों की गलती नहीं होती, हम लोगों की है, और इसमें मे आई हेल्प यू डेस्क लगेगी जहां पर आप जाके अपने जो भी समस्या उसे बता सकते हैं, मे हेल्प यू डेस्क से, फिर आपका वेटिंग रूम, वेटिंग रूम क्योंकि जो तीमारदार होते हैं मरीजों के साथ आते हैं उनको उनका लिए प्रतीक्षालय, ओके, और इसी के अंतर्गत, ठीक है, इसी के अंतर्गत आपका दवाइयाँ, ठीक है, आवश्यक दवाइयाँ इसमें उपलब्ध कराई जाएंगी वगैरह वगैरह इस तरीके से। चलो देखे जैसे जैसे आप लोग आएंगे नए तो धीरे धीरे सुधार होगा, होएगा, हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए, हमेशा अच्छा होगा। अच्छा, बंथा, ये बना बंथा, बंथना, बथनाहा, सॉरी मैं ही गलत पढ़ रहा हूं, ये आप लोगों ने सुना है बथनाहा, क्या है? ये रेल से रिलेटेड है, रेल से, भारत और नेपाल के बीच रेल चलेगी ना, भारत और नेपाल के बीच रेल चलेगी ना, हाँ, जगह का नाम सुना है, हाँ, रेलवे लाइन, बिल्कुल सही। देखो लिख के फायदा ये होता है ना, यहाँ पर ना आप लोगों ने जैसे पीपीटी से पता है एक मुख्य दिक्कत क्या है, आप लोगों ने सभी ने बीएड करी है, आप लोग शायद मेरी बात से समझेंगे, किसी भी बच्चे को जब समझाना होता है तो पूर्व ज्ञान पे हम आधारित हमारी अप्रोच होती है ना,
आप लोगों को जब आपने बीएड करी होगी तो आपने पढ़ा होगा ना कि किसी भी बच्चे को या किसी भी छात्र को समझाना है तो पूर्व ज्ञान पे ले जाते हैं। तो जब हम पीपीटी से पढ़ाते हैं ना तो वहां पूर्व ज्ञान तो नहीं मिलता, आगे का ज्ञान मिलता है। ठीक है, तो इस वजह से आप लोग कनेक्ट नहीं कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल। तो लिखेगा ये तीसरा नहीं चौथा पॉइंट है ये। हाँ, और थोड़ा सा धीरे जरूर होता है लेकिन ये सबसे मजबूत होता है आधार। जब आधार मजबूत होता है तो उस पे आप निर्माण कुछ भी कर सकते हैं। भारत और नेपाल के बीच बथनाहा से NCYI, ठीक है, NCY तक जल्द दौड़ेगी दौड़ेगी ट्रेन। ठीक है, भारत के नेपाल के बीच बथनाहा, मेरे से सही से बोला नहीं जा रहा, बथनाहा से NCY तक जल्द दौड़ेगी ट्रेन, क्योंकि आपका 7 मई 2023 को, ठीक है, मैंने बहुत क्या कहते हैं बिहार के न्यूज़पेपर पढ़े हैं, देखिएगा आपको इस चीज कराने के लिए। तो रेलवे रेलवे बोर्ड के कार्यपालक निदेशक, इसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हिंदी में, कार्यपालक निदेशक। इससे पहले मेरे को हिंदी में लिखने देना, फिर मैं इसको इंग्लिश में कर दूंगा। कार्यपालक निदेशक, ओके, जिनका नाम है प्रदीप कुमार जी, प्रदीप कुमार जी ओझा। प्रदीप, अरे ओझा में एक ही वो आता भाई, प्रदीप कुमार ओझा। ठीक है, प्रदीप कुमार, उन्होंने बताया है कि बिहार के अररिया जिले से, बिहार के अररिया जिले जिले से जोग बनी विराट विराट नगर, जोगबनी विराट नगर क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक के तहत, रेल लिंक के तहत भारत नेपाल भारत नेपाल के बीच बथनाहा बथनाहा से जोगाबनी ये जोगाबनी नेपाल में पड़ता है शायद, जोगबनी नेपाल कस्टम यार्ड कस्टम यार्ड तक रेलवे तक रेलवे संचालन संचालन जल्द ही शुरू किया जाएगा, जल्द ही शुरू किया जाएगा। ठीक है, ओके। हाँ, जोगाबनी बिहार में, जोगाबनी नेपाल, बंथना से जोगापुरी, ये मेरे ख्याल से बॉर्डर पे होगा। तो नेपाल के कस्टम यार्ड तक, ये CYNYC नेपाल कस्टम यार्ड यही है। ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक है, मेरे को ऐसा लगा कि ये नेपाल में है।
तो बंथा से आपका NYC, ये बॉर्डर पे होगा, फिर ये जोगबनी जो होगा आपका बॉर्डर पे होगा। ठीक है, अब अगर किसी को ये इंग्लिश में लिखना होगा तो जरूर लिख दे, हाँ बॉर्डर पे है, हाँ बिहार में होगा, तो वहां तक ये रेलवे लाइन चलेगी। तो आप में से जो इंग्लिश में लिख रहे हैं तो ओके, लिखेगा रिसेंटली रेलवे बोर्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, रिसेंटली रेलवे बोर्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रदीप कुमार ओझा, ठीक है, प्रदीप कुमार ओझा said that in near future train will operate, या railway will operate between Bantha to Nepal custom yard from Jogapani Viratnagar cross border rail link, okay, from जोगाबनी विराटनगर क्रॉस बॉर्डर लिंक। NYC ये है, NCY नेपाल कस्टम यार्ड। ओके, समझ गए अब आप इस चीज को। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सबसे जो मुख्य बिंदु आपको ध्यान देना है कि ये जोगाबनी विराट क्रॉस बॉर्डर रेल है, इसके अंतर्गत ये एक रेलवे लाइन होगी। ठीक है, तो ये आपका बनताहा कस्टम नेपाल कस्टम यार्ड, एनसी नेपाल, यहाँ पे हिंदी है, कस्टम यार्ड NCY तो लिखा है। हम्म, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आपका अगला जो है, अभी 7 मई को, 7 मई 2000 विवेकानंद जी का बर्थडे होता है। 7 मई 2030 को आपका 11 डे गंगा महोत्सव का आयोजन किया गया था। कहाँ पर? पटना में। ओके, गंगा महोत्सव का आयोजन किया गया था पटना में। और इसमें जो क्या हुआ है, इस गंगा महोत्सव में गंगा महाआरती हुई है। ठीक है, गंगा महाआरती हुई है, गंगा महाआरती, और इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गंगा महाआरती ने, वर्ल्ड रिकॉर्ड। ओके, क्योंकि ये जो आरती हुई थी महाआरती, ठीक है, इसका जो संगीत, इसमें इस आरती का संगीत जो था, यानी इसमें जो म्यूजिक था, वो म्यूजिक एक भाषा में नहीं था, वो आपका अवधी भाषा में भी था। ठीक है, हिंदी में भी था, संस्कृत में तो होगा ही होगा, और आपका रशियन भाषा भी थी। कमाल की बात है, रशियन भाषा। ओके, रशियन भाषा इसमें थी, और इसमें 501 नारी या महिलाओं ने नृत्य के द्वारा, ये आप लोगों ने शायद न्यूज में या न्यूज़पेपर में पढ़ा हो, नृत्य के द्वारा महाआरती करी, महाआरती करी। इसी वजह से इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड 501 महिलाओं ने करी। वैसे हमने, जैसे मैं हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो हमने भी गंगा की आरती दी गई। ठीक है, हाँ ज्योग्राफी में आपको बताएंगे बिहार की जलवायु के बारे में। फिर आ,
अच्छा, बिहार जैसे हमारे यहाँ, मैं उत्तराखंड से हूँ और वेस्टर्न यूपी हूँ, तो हमारे यहाँ गेहूं बहुत बोया जाता है सर्दियों में, गेहूं और गन्ना। तो ये बताओ, गेहूं और गन्ना जो है, ये कौन सी फसल में आता है? रबी फसल में आता है या खरीफ फसल में आता है? स्टडी लवर्स स्मिता, प्लीज माइंड योर लैंग्वेज एंड अपने काम से काम रखा करें, ज्यादा ना बोला करें। आपका थोड़ा हमें एटीट्यूड नेगेटिव लगता है कि आप सोचते हैं कि ये टीचर स्टूपिड है, कुछ भी बोल दो। ठीक है, तो प्लीज मेंटेन रखें, आप भी टीचर हैं, हम भी टीचर हैं। जी हाँ, रबी फ्रो। तो अभी क्या है, बिहार में जो है ना, मेरे ख्याल से चावल मुख्य भोजन है। ठीक है, धान, बैक स्लाइड कर देता हूँ, धान मुख्य भोजन है। ठीक है, धान जो है मुख्य भोजन है। अब जरा देखिएगा, तो भागलपुर, भागलपुर में एक रशियन 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 लिखा है। भागलपुर में आपका क्या पड़ता है? बिहार कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय। और ये बिहार में पड़ता है, भागलपुर में कौन सी जगह पड़ता है? सबौर। ठीक है, कहाँ पर है? सबौर। तो सबौर में कृषि वैज्ञानिकों ने, ठीक है, सबौर में कृषि वैज्ञानिकों ने, यानी जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, इन्होंने धान की एक नई किस्म निकाली है। धान की एक नई किस्म, यानी न्यू वैरायटी ऑफ पैडी, जिसको क्या बोला गया है? जिसको बोला गया है सबोर कुंवर। ठीक है, जिसको क्या बोला गया? सबोर कुंवर। तो आपसे अगर पूछा जाए तो सबोर कुंवर क्या है? ये आपकी धान की एक नई किस्म है। ये जो सबोर कुंवर है, इसकी खास बात यह है कि इसमें 25% कम खाद का उपयोग होता है। ठीक है, 25% कम खाद। ये जो फसल तैयार होती है, ठीक है, ये जो फसल तैयार होती है, 110 से 115 दिनों के भीतर ये तैयार हो जाती है। ठीक है, और अब चावल को पैदा करने के लिए बहुत पानी की आवश्यकता होती है। तो और कम पानी या बिना बारिश के भी, ओके, कम पानी या कम बारिश में भी इसको पैदा किया जा सकता है। जैसे मैं एक बार साउथ इंडिया गया था, वहां पर मैं दिसंबर के महीने में गया था। तो साउथ इंडिया में पता है 12 के 12 महीने आपका चावल का उत्पादन होता है। ठीक है, इस पौधे की जो लंबाई है, इस पौधे की लंबाई जो होती है, वो 100 से 105 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई होती है। और जो फसल का जो एक्चुअली में देखा जाता है ना, वो प्रति हेक्टेयर की कितनी आपकी पैदावार है। ठीक है, तो उसकी जो पर हेक्टेयर या प्रति हेक्टेयर, यानी हेक्टेयर यार, ठीक है, प्रति हेक्टेयर ये कितना निकलेगा? 55 से 60 क्विंटल। ठीक है, 55 से 60 क्विंटल। और इससे सबोर कुंवर, जो ये धान की फसल है, इससे कौन से, क्या कहते हैं, कौन से जिलों के किसानों को फायदा होगा? तो इसमें जो किसानों को फायदा होगा उसमें आएगा आपका बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, औरंगाबाद, लखीसराय,
बेगूसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, भागलपुर, बांका, ओके, के किसानों को इसमें लाभ होगा यानी फायदा होगा। और इसमें जो सबोर कुंवर, ये आपका जो धान है, इसमें आपका कीड़े भी नहीं लगेंगे। हम्म। अरे सुनीता मैम, सॉरी, आपको अगर बुरा लगा हो मेरी वजह से, वो एक थोड़ा सा रहता है, थोड़ा सा झंझनाट है दिमाग में, और कुछ नहीं है। खैर सॉरी मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की हम चर्चा करते हैं। एक जरा लिख लीजिएगा, ये मैं मतलब लिखवाने के, मध्य प्रदेश की तर्ज पर बिहार में जमीन रजिस्ट्री के लिए आधार कार्ड कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है, ये लिख लो। मतलब अब अगर ओके, आ, जो आपका ये है, वैसे तो मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं ऑफिस नहीं जाता हूँ, ये मेरे घर पे ही स्टूडियो लगा हुआ है, ठीक है। हाँ, अब ध्यान रखिएगा कि कि बिहार में अब रजिस्ट्री करने के लिए, यानी मकान की रजिस्ट्री, जमीन की रजिस्ट्री, हाँ, ओके, तो वो फिर आपका ना, फिर मैं आपको गलत स्टूडेंट समझ बैठा, कोई और होगा, चलिए सॉरी। अब इसको जरा ध्यान रखिएगा कि आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है आपका रजिस्ट्री के लिए, ठीक है। और फिर देखिए, सारण जो है, इसको छपरा भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या हुआ, इंटर नेशनल फिल्म फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल, आपको जो मैंने अभी पीडीएफ दी है ना, उसमें इस पर बेस क्वेश्चन है, ठीक है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया, और ये कब किया गया, 14 मई 2003 को। कब किया गया, 14 मई। और ये कितना था, 2 दिन का था, 2 डे इवेंट था। और 2 डे इवेंट के साथ साथ इसका ये सीजन कौन सा था, सीजन होता है ना, तो ये सीजन 3 था। और इसमें आपका फिलीपींस, इटली, तुर्की, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान पर फिल्में, शॉर्ट फिल्में दिखाई गई। चलो एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ, इसमें आपको ये बताना है कि इसमें किस फिल्म को अवार्ड मिला है। ये बिहार का पहला और एकमात्र फिल्म फेस्टिवल है, ध्यान रखिएगा। एसटीपी की फुल फॉर्म जानते हो, एसटीपी, सीवेज ट्रीटमेंट वाटर प्लांट, इसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपी। दरअसल क्या होता है शहरों में, शहरों में दोबारा भेज देता हूँ पीडीएफ, और जिनको नहीं मिला वो ले लीजिए। दरअसल शहरों में क्या होता है ना, जो शहरों से गंद निकलती है वो सीधा नदियों में छोड़ दी जाती है, तो इससे नदियां दूषित हो रही हैं। इससे क्या हो रही है, नदियां दूषित हो रही है। तो नदियों को दूषित होने से बचाने के संबंध में, नदियों को दूषित होने के बचाने के संबंध में आपका ये आ तो गया जीवेश कुमार के नाम से, इसे डाउनलोड कर लो। ये जीवेश कुमार के नाम से आई तो पीडीएफ, व्यू करो इस पे, इस पे जब व्यू करोगे आपको पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी वो।
ये आया तो है, मैंने डाला तो है। ठीक है, ये एसटीपी जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। खैर, आज के लिए इतना ही, और अब हम मंडे को मिलेंगे। ठीक है, हैंड आउट मैंने कर दिया है आपको। ये पीडीएफ चाहिए तो ये भी आप ले लीजिए, अगर किसी को चाहिए। वैसे बहुत गंदी राइटिंग में लिखा है ये। आपको अब करंट अफेयर्स भी हैंड राइटिंग में ही कराने पड़ेंगे मेरे ख्याल से। वो तो आपको ढूंढ के बताना, मनीषा आनंद मैम। ये तो मैंने आपको होमवर्क दिया है, मैं तो बताऊंगा ही। तो होमवर्क मैंने आपको दिया, वो डाउनलोड हो गया होगा आपके फोन में, देखिए। फिल्म का नाम मैं बता देता हूँ अगर आपको इतना ही है। एक तो है आपका वॉशिंग मशीन, ये इंडियन फिल्म है। ओके, वॉशिंग मशीन। और एक है इंसेप्शन ऑफ परस्यूट, ये चिल्ड्रन मूवी है, छोटे बाल फिल्म है। और जो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री दिया गया है वो इरकान एंड यूशु, इरकान और यूशु को दिया गया है। चलिए ठीक है। ये बात तो आपकी सही है। दीपिका सिंह, लेकिन क्या करें, जब जैसी डिमांड होती है वैसा काम करना होता है। वो आपके उसमें पीडीएफ वाला होना चाहिए ना। ठीक है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। बाय बाय। और मिलते हैं आपसे अब हम मंडे को।